हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये चैप्टर हमारा है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे पहले के वीडियोस में हमने रिफ्लेक्शन पार्ट, जो कि हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, उसे बहुत ही अच्छे से और बहुत डिटेल वे में कवर कर लिया है। सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया है और सारे डाउट्स को क्लियर कर लिया है। आई होप वो सारे डाउट्स और वो सारे टॉपिक्स जो रिफ्लेक्शन को लेके आपके मन में थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने, चाहे वो लाइट का इंट्रोडक्शन हो वहां से लेके प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड देन रे डायग्राम हमने पढ़ा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर के लिए, एंड एंड में हमने साइन कन्वेक्शन पढ़ा। तो ये सारे टॉपिक्स हमने बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वे में कवर कर लिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग थे सारे टॉपिक्स, बहुत मजा आया उन टॉपिक्स को पढ़ने में। अगर अभी तक आपने रिफ्लेक्शन पार्ट नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एंड चैनल पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से। उस प्लेलिस्ट में वो सारे टॉपिक्स हैं जो हमने रिफ्लेक्शन पार्ट में कवर किया है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आपको रिफ्लेक्शन पार्ट देखना चाहिए, उसके जितने भी डाउट्स हैं, टॉपिक्स हैं, सबको मन में क्लियर कर लेना चाहिए उन वीडियोस को देख के, एंड देन आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम बेसिक एक आइडिया लेने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। उसके बाद थोड़ा सा इसके एक दो केसेस होते हैं उसे पढ़ेंगे और इसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे। तो ये कुछ सब टॉपिक्स होने वाले हैं आज के वीडियो के। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके लिए हल्का सा न्यू टॉपिक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंटरेस्टिंग है। बहुत मजा आएगा रिफ्रैक्शन पढ़ने में भी। और मैं आपको बता रहा हूं, जब इसके हम रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे हमारे वीडियो के एंड में, तब आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक कि हाँ वो सारे एग्जांपल्स क्यों होते थे, तो आपको रीजन समझ में आएगा। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अगेन मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है हम यहां से समझते हैं। मैंने इसके बारे में हल्का सा हमारा फर्स्ट वीडियो जो कि लाइट का इंट्रोडक्शन था उसमें भी हल्का सा बात किया था कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। बहुत ब्रीफ में समझाया था मैंने, बट यहां पे उन सारी चीजों को हम डिटेल में कवर करेंगे। देखो, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिक्वली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मैं ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करूं उससे पहले एक दो चीजें मैं बता देता हूं। यहां पे मीडियम वर्ड जो यूज किया गया है, मीडियम कुछ नहीं है, जैसे हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो ये कुछ मीडियम होते हैं, ठीक है। तो इसे ही मीडियम कहा गया है। और ऑब्लिक्वली का मतलब होता है एट सर्टेन एंगल। आगे और समझ में आएगा आपको। अब देखो, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिक्वली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब भी हमारा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो वहां पे लाइट का हल्का सा बेंडिंग होता है, मतलब लाइट हल्का सा मुड़ता है, और उसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब और डिटेल में समझाता हूं। अब देखो, इस फिगर के हेल्प से और डिटेल में हम समझते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मतलब एक रेक्टेंगल का ग्लास का एक ऑब्जेक्ट है। तो देखो, अब इस फिगर के हेल्प से और हम डिटेल में समझते हैं रिफ्रैक्शन को। ये सामने हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखा है, मतलब एक रेक्टेंगल शेप में ग्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे समझो आप। इस ग्लास ऑब्जेक्ट पे बाहर से एक रे ऑफ लाइट आता है। यह हमारा पूरा एयर है बाहर, ठीक है। इस एयर से एक रे ऑफ लाइट आता है और इस ग्लास को यहां पे हिट करता है। तो अब देखो, जब ये बाहर लाइट रे ट्रेवल कर रहा था तो पूरा एयर था, मतलब मीडियम में कोई चेंज नहीं था। बट जैसे ही ये लाइट रे इस ग्लास को हिट करता है तो ये एयर में से किस में आया? ग्लास में, ठीक है। एयर में से ग्लास में आएगा तभी तो वापस अंदर जाएगा। तो यहां पे चेंज ऑफ मीडियम हुआ। पहले मीडियम क्या था? एयर, बट अब क्या है? ग्लास ब्लॉक। और ये सॉलिड होता है तो एयर से सॉलिड में आया, ठीक है। तो यहां पे मीडियम का चेंज हुआ ना। एयर क्या होता है? गैसियस पार्टिकल। और ग्लास ब्लॉक क्या होगा हमारा? ये तो सॉलिड पार्टिकल है। तो हमारे गैस से सॉलिड में आ रहा है तो मीडियम का चेंज हुआ। तो इसी मीडियम के चेंज के कारण ये लाइट रे जो ये हल्का सा बेंड हो जाएगा। तो आपको फिगर में भी दिख रहा हो, लाइट रे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा था तो इसे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था, बट यहां पे मीडियम का चेंज होने के कारण ये हल्का सा बेंड हुआ है, ठीक है। अब एक बेंडिंग आपको यहां भी दिख रहा हो, ये बेंडिंग भी समझाता हूं। अब देखो, जब ये लाइट रे अंदर था तो ये सॉलिड पार्टिकल से ट्रेवल कर रहा था, पूरा सॉलिड था, सॉलिड था, सॉलिड था, ठीक है। बट जैसे ये बाहर आता है तो सॉलिड से किस में आ गया? एयर में, दैट इज गैसियस पार्टिकल में। तो अगेन चेंज इन मीडियम हुआ। तो चेंज इन मीडियम के कारण अगेन यहां पे हल्का सा बेंडिंग ऑफ लाइट दिखता है हमें, ठीक है। तो आई होप आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। सिंपल है, जब भी हमारा लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो वहां पे लाइट का बेंडिंग होता है।
मतलब लाइट रे के डायरेक्शन में हल्का सा चेंज आता है, और उसी चेंज इन डायरेक्शन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है, द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस एट बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया। बेंडिंग वहीं पे होगा जहां पे दो मीडियम का बाउंड्री है। जैसे देखो यहां पे पूरा एयर था और यहां से ये सारा, मतलब ये सारा जो है ये सॉलिड पार्टिकल है, तो इसका बाउंड्री कहां पे, यहां पे, मतलब एयर पार्टिकल यहां तक खत्म होता है और यहां से सॉलिड पार्टिकल स्टार्ट हो जाता है, तो यहां पे बेंडिंग होगा। फिर अगेन यहां पे ये पूरा, ये तक सॉलिड था, यहां तक सॉलिड है और इसके आगे सारा गैसियस पार्टिकल है, तो इनका बाउंड्री कहां पे होगा, यहां पे। तो दो मीडियम का जो बाउंड्री होगा वहां पे हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, ठीक है। और ये फिगर में आपको दिख भी रहा है। तो आई होप ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन बहुत सिंपल था, समझ में आ गया। अब इसके बारे में कुछ और चीजें हम समझते हैं। देखो तो अगेन मैंने वही फिगर लिया है आपको इसके पार्ट्स को समझाने के लिए। सबसे पहले अगेन ये हमारा रेक्टेंगुलर स्लैब है, एक लाइट रे आता है, जो लाइट रे आता है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ये रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, यहां भी कोई चेंज नहीं है, सेम वही है। जैसे ही ये इंसिडेंट करता है हमारे सरफेस पे तो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट रे निकलता है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्शन वाले में क्या था, रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान से सुनना, इंसिडेंट रे वहां भी था, ठीक है, बट वहां पे क्या था दूसरा, रिफ्लेक्टेड, बट यहां पे क्या है, रिफ्रैक्टेड, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्ट हुआ था और यहां पे रिफ्रैक्ट हुआ है, ठीक है। और अगेन ये एक और पार्ट दिख रहा है आपको, नॉर्मल। नॉर्मल अगेन वही सेम होता है जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। जो भी हमारा सरफेस है उससे 90 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। अब देखो सबसे पहला पार्ट होता है हमारा एंगल आई। एंगल आई क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल इसके बीच का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, हमारा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे इसके बीच का जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल है, यही चीजें आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, बस वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो था बट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और, वहां भी आपने ये चीज देखा था कि हम जो एंगल मेजर करते हैं वो नॉर्मल से मेजर करते हैं, मतलब जो हमारा लाइट रे आ रहा है और नॉर्मल इसके बीच का एंगल, और जो लाइट रे जा रहा है और नॉर्मल इसके बीच का एंगल, वहां भी सेम चीज यही था और यहां भी सेम चीज यही है, तो नॉर्मल तो दोनों जगह यूज होने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, वहां पे हमने ये देखा था और ये लॉ भी था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज हमने पढ़ा था और ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में से एक लॉ था। बट यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज यूजुअली नॉट इक्वल। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज एंगल आर, ये इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इक्वल नहीं ही होंगे, इक्वल हो सकते हैं, बट ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि ये इक्वल होने चाहिए। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा एक बेसिक फिगर था कि रिफ्रैक्शन के बारे में अगर आपको कोई पूछेगा तो लास्ट पेज में जो हमने डेफिनेशन पढ़ा वो डेफिनेशन आपको बताना है और ये एक फिगर बनाना है। बट अब हम समझते हैं कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता है वो हम समझ गए, कैसे होता है वो भी हम समझ गए, बट क्यों होता है, उसका कारण क्या है, हमें वो समझना है। देखो, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एंड साथ ही साथ एक लाइन और लिखा है, ग्रेटर द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। अब देखो पहले मैं आपको फर्स्ट लाइन समझाता हूं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्यों होगा, ये होगा स्पीड ऑफ लाइट के चेंज के वजह से, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। अब पहले ये चीज आपको क्लियर रखना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब भी हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बात करेंगे मतलब दो मीडियम की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा तभी जब दो मीडियम हो, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तभी तो रिफ्रैक्शन होगा। अगर एक ही मीडियम है तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है। अब देखो, हमें यह भी पता है कि हमारा जो लाइट का स्पीड होता है वो हर मीडियम में अलग होता है। इसको मैं हल्का सा डिटेल में समझाता हूं और अभी आपको ये चीज क्लियर भी हो जाएगा। अब देखो, मेनली हमारे पास तीन मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहां पे मैंने मान लो ये एक हमारा बॉक्स है और इस बॉक्स को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसमें हमारे जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड है। सेकेंड है उसमें हल्का सा लूज है और थर्ड है उसमें तो बहुत ही ज्यादा लूज है, फ्रीली मूव कर रहे हैं।
तो इससे भी आप बता सकते हो कि हमारा जो टाइटली पैक्ड है ये होना हो ये सॉलिड होगा, जो हल्का सा लूज है ये लिक्विड होगा, और जो बिल्कुल ही फ्री है ये गैस होगा। अब हम समझ क्या रहे हैं, हम समझ रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट को कि किस में कैसा होगा। तो आपको समझाने के लिए मैं एक चीज बता रहा हूं और आपको उसी चीज से याद रखना है कि लाइट एक तरह का हमारा व्हीकल है जो कहीं से कहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है कि अगर व्हीकल बिल्कुल फ्री रोड पे चल रहा है तो तेज स्पीड से चलेगा, अगर उसको हल्का सा ट्रैफिक मिलता है तो उसका स्पीड हल्का स्लो हो जाएगा, और उसे बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलता है, बहुत ज्यादा रश मिलता है तो वो बहुत ज्यादा धीरे चलेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। अब मान लो ये लाइट रे, अगर लाइट रे हमारा सॉलिड में एंटर करता है तो अब देखो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और बहुत क्लोजली पैक्ड है, तो इसके बीच से इसको निकलना हल्का सा इसके लिए डिफिकल्ट टास्क हो, तो इसलिए सॉलिड में जब हमारा लाइट का स्पीड होता है वो सबसे कम होता है, लेस, ठीक है। अब सेकंड, लाइट रे गैस में जाता है तो लिक्विड में भी हमारा लाइट का जो स्पीड है वो कम होगा क्योंकि पार्टिकल्स तो इसमें भी है, बट सॉलिड से कम है और सॉलिड से कम टाइटली पैक्ड है। तो इस वाले मीडियम में लाइट रे को हल्का सा स्पेस मिल जाएगा निकलने के लिए, तो इसमें सॉलिड के कंपैरिजन में मोर होगा इन कंपैरिजन टू सॉलिड। अब थर्ड देखते हैं गैस, लाइट रे आया और गैस पार्टिकल में एंटर किया। अब गैसियस पार्टिकल में तो इतना ज्यादा स्पेस है कि लाइट रे बहुत ही फ्रीली मूव कर जाएगा, तो इसमें जो हमारा स्पीड होता है ये होता है मोस्ट। तो आपको इस एग्जांपल से याद रहेगा, एंड आई होप ये एग्जांपल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा आपको, कि हमारे सॉलिड में जो लाइट का स्पीड है वो सबसे कम होता है, लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब एक बार और फिर से हम देखते हैं इस डेफिनेशन को। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो अब देखो एक बार फिर से मैंने डेफिनेशन पढ़ा, अब एक बार फिर से फिगर देखते हैं। अब देखो ये हमें पता है कि ये तीन मेन हमारे तीन मीडियम होते हैं, और ये भी पता है कि तीनों मीडियम में लाइट का स्पीड डिफरेंट होता है, सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज्यादा और गैस में सबसे ज्यादा स्पीड, ठीक है। तो जैसे ही लाइट रे सॉलिड में एंटर करता है और सॉलिड के बाद वो लिक्विड में जाता है तो ऑब्वियस है कि सॉलिड में लाइट का कुछ स्पीड होगा, बट लिक्विड में उस स्पीड में चेंज आना है क्योंकि लाइट का स्पीड सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंट होता है। तो जैसे ही लाइट लिक्विड में आएगा अपनी स्पीड को चेंज करेगा, तो इसी चेंज ऑफ स्पीड के कारण हमारा रिफ्रैक्शन होता है। अब देखो रिफ्रैक्शन का रीजन तो हम समझ गए, स्पीड ऑफ लाइट के चेंज के कारण होता है, बट यहां पे मैं आपके लिए कुछ मिस नहीं करना चाहता। ये वैसे आपके एग्जाम में आने के चांसेस तो बहुत ही ज्यादा कम है, सीबीएसई ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है और एनसीईआरटी में ये बहुत ज्यादा डिटेल में दिया भी नहीं है, बट आपके क्लैरिटी के लिए मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाता है फिर तो बहुत ही मजा आ जाएगा आपको। देखो होता है क्या ना कि देखो ये हमारा रेक्टेंगुलर स्लैब हम मानते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम सिर्फ वेव थ्योरी से समझ सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में याद करना है, दो थ्योरी थे, पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे लाइट के जो हम पार्टिकल थ्योरी से समझ सकते थे, और कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे लाइट के जिसे हम वेव थ्योरी से समझ सकते थे। ये बात आपको पता है। तो रिफ्रैक्शन जो हमारा टॉपिक है इसे हम वेव थ्योरी से समझते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो ये एक वेव ऑफ लाइट है, ठीक है, ये एक नैरो वेव ऑफ लाइट है, इसमें बहुत सारे लाइट वेव आ रहे हैं। अब ये वेव ऑफ लाइट इस ग्लास स्लैब को हिट करते हैं। अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो हमारा लेफ्ट साइड वाले वेव्स हैं, ये लेफ्ट साइड वेव्स हैं और इधर वाले राइट साइड वाले वेव्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस लेफ्ट साइड वाले वेव्स को, मतलब इस साइड जितने भी वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं इसको इस ग्लास स्लैब तक पहुंचने में, और राइट साइड में जितने वेव्स हैं इसको इस ग्लास स्लैब तक पहुंचने में, इन दोनों में से किसे कम टाइम लगेगा? अगर आप हल्का सा ध्यान दो और हल्का सा लॉजिक यूज करो तो लेफ्ट साइड वाले पहले पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है और इसको इतना कवर करना पड़ रहा है। तो हल्का सा आप ध्यान दो, ये लेफ्ट साइड वाले पहले पहुंच जाएंगे, तो ये पहले पहुंच जाएंगे राइट साइड वाले से, तो इनका जो बेंडिंग है वो पहले हो जाएगा, और ये बाद में पहुंचेंगे तो इनका जो बेंडिंग है वो बाद में होगा। तो देखो इनका बेंडिंग पहले हो गया, इनका बेंडिंग बाद में हुआ, तो यही पहले और बाद मतलब चेंज इन टाइम ऑफ बेंडिंग, इसी के कारण हमारा रिफ्रैक्शन होता है। तो ठीक है, यहां पे ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि हाँ रिफ्रैक्शन होता है इसलिए क्योंकि एक साइड के लाइट रेज पहले हिट कर देते हैं और दूसरे साइड के लाइट रेज जो है वो बाद में हिट करते हैं। बट उस केस में क्या होगा जब दोनों साइड के लाइट रेज एक साथ हिट करें तो वहां बेंडिंग होगा, तो टॉपिक के अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बेंडिंग होगा तभी जब ये टाइम ड्यूरेशन में चेंज होगा। तो देखते हैं एक बार, ये हमारा ग्लास स्लैब, ठीक है। अब दोनों साइड के लाइट रेस को एक साथ हमें हिट कराना है तो बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे हिट करेंगे। तो ये बिल्कुल अगर स्ट्रेट आएंगे तो ये भी देखो, ये भी एक ही टाइम पे हिट कर रहा है और ये भी एक ही टाइम पे हिट कर रहा है,
तो ये बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगा, एंड इट इज फैक्ट। और यहीं पे रिफ्रैक्शन का ऑब्लिक्यूली जो एक वर्ड था उसका आपको मतलब समझ में आएगा। देखो, जब लाइट हमारा ऑब्लिक्यूली आ रहा है, ऑब्लिक्यूली का मतलब होता है एक सर्टेन एंगल पे आना, तो यहां पे एक सर्टेन एंगल पे आ रहा है तो यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ। बट इस वाले केस में हमारा ऑब्लिक्यूली लाइट रे हिट नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, कोई एंगल है ही नहीं, तो एंगल नहीं है तो रिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और वैसा ही होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाते हैं। तो यहां से आपको रिफ्रैक्शन के डेफिनेशन में जो ऑब्लिक्यूली वर्ड लिखा था वो क्यों लिखा था वो भी समझ में आ गया। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक करना वीडियो को। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट था, स्कूल में या फिर बहुत सारे वीडियोस में भी मैंने देखा है, ये नहीं बताते, बट इस कंसेप्ट को भी समझना जरूरी है। अब देखो, हमारा सेकंड पॉइंट लिखा है, ग्रेटर द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा स्पीड ऑफ लाइट के, कब, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा होगा, उतना ज्यादा हमें बेंडिंग दिखेगा। मान लो एक लाइट रे है जो एक मीडियम में ट्रेवल कर रहा है और वो एक मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम में आता है, बट लाइट रे की स्पीड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। मान लो मीडियम 1 जो था हमारा, जिसमें वो लाइट रे पहले ट्रेवल कर रहा था, लेट से उसमें 200 मीटर पर सेकंड का स्पीड था, और वो मीडियम 1 को छोड़ के मीडियम 2 में आता है, तो वहां पे स्पीड हो जाता है हमारा 210, मान लो 210 मीटर पर सेकंड। तो ये बहुत ज्यादा ह्यूज चेंज नहीं है हमारी स्पीड में, तो यहां पे जो हमारा बेंडिंग होगा ये लेस होगा। बट सेकंड केस ये मानो कि हमारा मीडियम 1 में तो स्पीड था 200 मीटर पर सेकंड, बट जैसे ही वो मीडियम 2 में जाता है ये हो जाता है 500 मीटर पर सेकंड या फिर 1000 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे पहले केस के कंपैरिजन में जो हमारा डिफरेंस है स्पीड ऑफ लाइट के वो ज्यादा है, तो यहां पे बेंडिंग ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, जितना ज्यादा डिफरेंस स्पीड ऑफ लाइट के उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ बेंडिंग या फिर उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब मीडियम को और समझने में 2 टाइप्स के मीडियम होते हैं मेनली, उसे हम समझते हैं। अब देखो, इस पेज पे जितने भी चीजें लिखी हैं ये सारी चीजें आप समझ गए तो आप रिफ्रैक्शन का डायग्राम बिल्कुल सही बना पाओगे। देखो, सबसे पहले 2 टाइप्स के मीडियम होते हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मैं पहले तो आपको समझाने के लिए क्विकली बता देता हूं कि इनका डिफरेंस क्या होता है। हमारा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है, पढ़ भी लेते हैं। अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, एंड डेंसर क्या होता है, अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। लेस तो डेंसर और मोर तो रेयर। इससे भी आप वही कंसेप्ट से समझ सकते हो जिससे हमने स्पीड ऑफ लाइट को सॉलिड, लिक्विड और गैस में समझा था। अगर रेयरर मीडियम है तो ऐसे समझना है कि हाँ, वहां पे जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स होंगे वो बहुत रेयर होंगे, मतलब बहुत कम होंगे, तो वहां पे अगर पार्टिकल्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट तेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो यहाँ पे तो नाम ही है डेंसर, मतलब डेंस, बहुत घना, मतलब बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं उस सब्सटेंस में, तो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो लाइट रे उस ऑब्जेक्ट से बहुत ही स्लोली पास करेगा, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन डेंसर मीडियम एंड मोर इन रेयरर मीडियम। सिंपल था। एक चीज और, ये कंपैरिजन के बेसिस पे होता है। कहीं पे ये हो सकता है कि एक पर्टिकुलर मीडियम है, वहां पे हम उसे कह रहे हैं रेयरर मीडियम, बट अगर दूसरा एग्जांपल ले ले तो वही रेयरर वहां पे डेंसर बन जाएगा। बताता हूं मैंने क्या कहा। तो देखो, सबसे पहले यहां पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे मान लो हमारा चेंज इन मीडियम होगा, एक लाइट रे एयर से आ रहा है, ठीक है, और ये जाएगा किस तरफ, तो ये जाएगा, मान लो ये चेयर में जा रहा है, ये हमारा चेयर है, तो ये गैस है, गैसेस पार्टिकल, और ये सॉलिड है। अब बताओ, गैस में स्पीड ज्यादा होगा या सॉलिड में ज्यादा होगा, तो गैस में हमारा स्पीड ज्यादा होगा और सॉलिड में कम होगा। तो जहां पे स्पीड ज्यादा वो क्या होता है, वो होता है रेयरर। तो यहां पे रेयरर मीडियम क्या हो गया, एयर, ये हो गया रेयरर मीडियम। और अगर ये रेयरर है तो चेयर हमारा क्या होगा, डेंसर, क्योंकि चेयर में स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो जहां पे कम वो डेंसर मीडियम। अब देखो, सेकेंड एग्जाम्पल मानो कि हमारा लाइट रे जो आ रहा है ये चेयर में से आ रहा है, ठीक है, बट ये जा किस में रहा है, जा रहा मान लो ये वाटर में जा रहा है, ठीक है, तो ये गया वाटर में। अब देखो, चेयर एक सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो ऑब्वियस है कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर में ज्यादा होगा, चेयर में कम होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, तो ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम, और स्पीड ऑफ लाइट कम, तो ये हो गया हमारा डेंसर मीडियम। अब एक और एग्जांपल देखो, हमारा लाइट रे एयर से आता है और वाटर में जाता है, ये हमारा एयर
एंड ये हमारा वाटर। अब बताओ स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा किस में होगा? स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा एयर में, तो ये हो गया रेयरर मीडियम, और कम किस में होगा? वाटर में, तो ये हो गया डेंसर मीडियम। तो अब देखो लास्ट एग्जांपल में हमने क्या देखा कि वाटर हमारा रेयर था, और इसमें क्या देखा कि वाटर हमारा डेंसर है। ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि हमने सेकेंड वाले मीडियम को भी चेंज कर दिया में। अगर वाटर यहाँ पे डेंसर है तो इसका रीजन है एयर, क्योंकि एयर हमारा रेयरर है, और वाटर यहाँ पे रेयरर है तो इसका रीजन क्या है? चेयर, क्योंकि चेयर यहाँ पे डेंसर है। तो कंपैरिजन में होता है कि हम कंपेयर करते हैं कौन सा डेंस है और कौन सा रेयर है। तो आपको आई होप ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकंड, ये दो जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये दो पॉइंट ये बताते हैं कि जैसे अभी मान लो यहाँ पे हमने ये किया कि लाइट रे ऐसे स्ट्रेट जा रहा था और ये नीचे की तरफ बेंड हो गया। ये ऐसे भी तो जा सकता था, या फिर ये ऐसे भी तो जा सकता था, मतलब किसी तरफ भी बेंड हो सकता था। तो इस तरफ ही बेंड क्यों हुआ? हमारे ये जो दो पॉइंट्स हैं ये उसी बात को बताते हैं। देखो, when a ray of light goes from a rarer medium to denser medium, it bends toward normal. And when a ray of light goes from a denser medium to rarer medium, it bends away from normal. देखो सबसे पहला है रेयर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल के तरफ बेंड हो रहा है। मतलब ये हमारा मीडियम का एक्सचेंज मान लो, ये हमारा लाइट रे जो कि रेयर मीडियम से जा रहा है तो इसे एयर मान लेते हैं, और एयर के कंपैरिजन में डेंसर क्या हो सकता है? तो वाटर हो सकता है। नॉर्मल बनाना है, सबसे पहला काम नॉर्मल बनाना है, तो हमने नॉर्मल बनाया। हमारा डेफिनेशन क्या कहता है? जब भी रेयर से डेंस में जा रहा हो तो नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगा, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये लाइट रे जाना कैसे चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था, बट ये हल्का सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। तो इस बेंडिंग को हम इस तरह दिखाएंगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है और नॉर्मल के तरफ बेंड हो गया। ठीक है, अब सेकेंड डेफिनेशन देखो, जब डेंसर से रेयर में जा रहा हो तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। डेंस से हमारा पार्टिकल जा रहा है तो मान लो हमारा पार्टिकल जा रहा है वाटर से और एंटर कर रहा है एयर में। हम यहां पे एयर मान लेते हैं क्योंकि वाटर के कंपैरिजन में वाटर डेंसर है और ये रेयरर है। ठीक है, तो डेंस से रेयर में जा रहा है। ठीक है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब ठीक है, डेफिनेशन क्या कहता है? इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर बेंड होगा। तो लाइट रे को जाना कैसे चाहिए? ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा? नॉर्मल से दूर हो जाएगा। तो ये है हमारा बेंडिंग। तो यहां पे दो चीज आपको समझना है तभी आप ये कर पाओगे। पहला तो नॉर्मल इसे यूज करना है, और दूसरा लाइट रे का जो एक्चुअल पाथ है इसे यूज करना है। एक चीज और, लाइट रे का जो एक्चुअल पाथ है ये समझाने के लिए मैंने आपको डॉटेड लाइन से यहां ड्रॉ किया है। आपको एक्चुअली ड्रॉ नहीं करना है, ड्रॉ बस इस नॉर्मल को करना है। अब देखो पहले केस में क्या था? जब रेयर से डेंस में जा रहा है तो हमें पता है कि टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहां पे हुआ क्या कि हमारा जो एक्चुअल पाथ था और जो नॉर्मल था, तो एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया। और सेकंड क्या है? जब डेंस से रेयर में जा रहा है तो ये अबे फ्रॉम नॉर्मल हो गया, मतलब नॉर्मल से दूर। तो जो एक्चुअल पाथ था और नॉर्मल था, तो एक्चुअल पाथ जो है ये नॉर्मल से दूर चला गया। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। नहीं आया तो एक बार फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये कंसेप्ट समझ पाओगे और एक अच्छा सा सही फिगर बना पाओगे। आपके लिए अब यहाँ पे आपके लिए दो सिचुएशन और मैंने दिखा दी आपको। पहला सिचुएशन जब वाटर से वुड में जा रहा है, और दूसरा जब एयर से ग्लास में जा रहा है। ये दो सिचुएशन आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद से ट्राई करना है और ये ट्राई करना है कि आप बिल्कुल सही बनाओ। अब एक बार मैं क्विकली आपको ये बता देता हूं इसे याद कैसे रखना है। देखो, जब रेयरर से डेंसर में जा रहा हो, मतलब हमारा जो लाइट रे है वो पहले क्या था? रेयर में था, मतलब वो बहुत फ्रीली मूव कर पा रहा था, और डेंस में चला गया तो लाइट रे कम हो गया। तो ऐसे समझो कि डेंस में जाते ही जहां पे बहुत सारे इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स है उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया, और उसका हेड कौन था? उसका हेड था नॉर्मल। तो नॉर्मल ने उस लाइट रे को अपनी तरफ खींच लिया। ये याद करने का तरीका है, मैं वो बता देता हूं। और सेकंड चीज, जब लाइट डेंस से रेयर में जा रहा हो तो ये अबे फ्रॉम में नॉर्मल हो जाएगा। इसे कैसे याद करना है? देखो पहले क्या था? जब डेंस में था तो नॉर्मल जो था उसका हेड उसने अपनी तरफ लाइट रे को खींच रखा था, बट जैसे ही वो लाइट रे डेंस से बाहर निकलता है तो रेयर में आ गया, तो रेयर में तो उसे बहुत ज्यादा फ्री स्पेस मिल गया, तो वो जो है नॉर्मल से दूर भाग जाता है। ठीक है, तो एक तरीका था, अगर आपको अच्छा लगा तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, और नहीं तो आप इसे लर्न भी कर सकते हो। जो आपको सूट करे आप उस तरीके से याद करो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको याद रखना है। ठीक, अब देखो जो मैंने आपको कहे थे कि केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं,
तो 4 केस है, बहुत सिंपल है। आपको मैंने रिफ्रैक्शन का बेसिक जितना भी आइडिया था सब दे दिया है। इस चारों केस को बहुत क्विकली मैं समझाऊंगा और आपको समझ आ जाएगा। बस एक थर्ड केस है, उसमें 1-2 चीजें एक्स्ट्रा है, उससे मैं बता दूंगा, बाकी तो सब हलवा है आपके लिए। देखो केस 1, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम। हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तब जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाता है। आपको सिंपल ये केस का मतलब फिगर दिखाना है। तो ये हमारा रेयरर मीडियम है और ये डेंसर है। फर्स्ट मैं करूंगा, सेकंड आप करोगे। लाइट रे आया, पहला काम नॉर्मल ड्रॉ करना है। दूसरा काम, अब मन में आप एक्चुअल पाथ एज्यूम करो। रेयर से डेंसर में जा रहा है, डेंसर मतलब बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है, और उन सारे पार्टिकल्स का हेड कौन है? हेड है नॉर्मल। और नॉर्मल क्या करेगा? इस लाइट रे को अपनी तरफ खींच लेगा। तो एक्चुअल पाथ कुछ ये होना चाहिए, बट ये लाइट रे ऐसे आ जाएगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। सिंपल आपको ये फिगर दिखाना है और कुछ नहीं है। तो ये फर्स्ट केस था, आपको समझ में आ गया कैसे हमने ड्रॉ किया। सेकंड केस आप करो जब डेंसर से रेयरर में जा रहा हो, ठीक है। अब थर्ड केस मैं आपको बताता हूं। ये केस क्या है? जब लाइट रे हमारा एयर से ग्लास में जा रहा है और अगेन एयर में आ रहा है, मतलब रेयर से डेंस में जा रहा है और फिर अगेन रेयर में आ रहा है। देखो इसको बनाने के लिए मुझे ग्लास लेना पड़ेगा। सबसे पहले ये एयर है, ये ग्लास है, और ये अगेन एयर है। देखो लाइट रे एयर से ग्लास में आया, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमने किया नॉर्मल ड्रॉ। रेयर है, डेंसर है, मतलब डेंसर का जो हेड है नॉर्मल अपनी तरफ खींच लेगा। एक्चुअल पाथ कुछ ये होना चाहिए, बट ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, ठीक है। अब ग्लास में था, एयर में जा रहा है, मतलब डेंसर है और रेयर एयर में जा रहा है। तो रेयर में जा रहा है तो बहुत फ्री हो जाएगा, तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। नॉर्मल पहले बनाओ। एक्चुअल पाथ क्या था? बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे आ जाना चाहिए था, बट ये दूर चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। पहले एक्चुअल पाथ देखो, यहां पे मैं ड्रॉ कर ही देता हूं, बट आपको ये नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए बात फिर से कर देता हूं। ये एक्चुअल पाथ था और ये नॉर्मल था, तो नॉर्मल ने अपनी तरफ खींच लिया। यहां पे इस लाइट ले के लिए ये एक्चुअल पाथ था, ऐसे सीधे आ जाना चाहिए था, और ये नॉर्मल था। तो अब रेयर में आ रहा है तो नॉर्मल से दूर भागेगा, जो नॉर्मल था इससे दूर भाग गया, ठीक है। तो इस तरह दिखाना है हमारा ये थर्ड केस। केस क्या है? द केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड अगेन इनटू एयर, एयर इनटू ग्लास एंड अगेन इनटू एयर। बहुत सिंपल है, किस तरह रिफ्रैक्शन करना है वो भी आपको समझ में आ गया। कुछ पार्ट से मैं बता देता हूं। पहला पार्ट तो एंगल आई, आपको पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा पार्ट एंगल आर, ये भी आपको पता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक थर्ड पार्ट होता है एंगल ई, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। एक चीज और, ये हमारा क्या था? ये था इंसिडेंट रे। ये क्या था? ये था रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या है? ये है इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इमर्जेंट रे तो एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये हमारा एक पहला न्यू पार्ट था। सेकंड पार्ट देखो, हमारा जो फर्स्ट लाइट रे था उसका जो एक्चुअल पाथ है और हमारा जो इमर्जेंट रे है उसका जो पाथ है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं डेफिनेशन। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ये ओरिजिनल पाथ था इंसिडेंस रे का, मतलब ओरिजिनली तो ऐसे जाना चाहिए था, एंड द इमर्जेंट रे कमिंग आउट ऑफ ग्लास स्लैब, और ये हमारा इमर्जेंट रे था जो ग्लास स्लैब से बाहर आ रहा है, इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट। तो आई होप इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इमर्जेंस और लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये तीन जो नए पॉइंट्स थे आपको समझ में आ गए। हमारा फोर्थ केस है द केस ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली और परपेंडिकुलर ऑन अ ग्लास स्लैब। ये केस भी हमने पढ़ा हुआ है, मैं आपको बस हल्का सा हिंट दूंगा, करना ही आपको खुद है। ये केस क्या कहता है कि हमारा जो ग्लास स्लैब है, मान लो ग्लास स्लैब है, और इस पे लाइट रे जो है नॉर्मली हिट कर रहा है, फिर परपेंडिकुलरली, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। तो इस लाइट का क्या होगा? इसका आपको रिफ्लेक्शन दिखाना है। तो ये केस हमने अभी पढ़ा हुआ है, आपको अगर याद हो तो इसे भी आप खुद करोगे। और अगर जो मैंने दो आपको होमवर्क दिए, केस सेकंड एंड केस फोर्थ, अगर ये दो केस आपको समझ में आ गए और आपने कर लिया खुद से, तो प्लीज कमेंट में एक बार यस जरूर लिखना, तो जिससे मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपने किया है। तो ये थे हमारे केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन।
क्विकली मैंने क्यों समझाया, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है और आपको बहुत इजी भी लगा होगा। अब पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब हमारा जो रिफ्रैक्शन हम कब से पढ़ रहे हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होता है हमारे डेली लाइफ में। तो 4 इफेक्ट्स मैंने लिखे हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं बट ये मेन 4 हैं जो आपको एग्जाम में भी लिखने। तो देखो, फर्स्ट हमारा स्टिक पार्शली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट वाटर सरफेस। कोई सा भी स्टिक या फिर कोई सा भी पार्टिकल आप अगर वाटर में रखोगे तो वो वाटर और दूसरा मीडियम जो कि एयर है हमारा, उसके बाउंड्री पे वो बेंड हुआ दिखेगा, मुड़ा हुआ दिखेगा या फिर टूटा दिखेगा। ये आप अपने रूम में भी कर सकते हो। आपको एक ग्लास लेना है और ध्यान रखना है कि वो ग्लास ट्रांसपेरेंट हो, तभी वो चीज आप देख पाओगे। तो उस ग्लास में पानी फिल करना और पानी में आप पेंसिल रखना। आप पेंसिल को देखोगे कि आपको लगेगा कि पेंसिल टूटा हुआ है, और कहां पे टूटा हुआ है, जहां पे मीडियम का चेंज हो रहा है। मतलब नीचे वाटर है और ऊपर एयर है, तो वाटर और एयर इन दोनों का जो बाउंड्री होगा वहां पे आपको दिखेगा कि वो पेंसिल टूटा हुआ है। आपको फिगर दिख रहा होगा, उसे आप देख के समझ सकते। तो अब देखो, आपको समझाने के लिए एक फिगर मैं यहां पे भी बना रहा हूं। देखो, जैसे मान लो ये हमारा ग्लास है जो कि ट्रांसपेरेंट है। इसमें मान लो यहां तक पानी है, ये पूरा पानी है, ठीक है। इसमें हमने एक पेंसिल रखा हुआ है जो कि कुछ इस तरह रखा है। तो ये हमारा पेंसिल रखा है इस ग्लास में। अब ये तो पेंसिल का एक्चुअल पोजीशन है जिस तरह वो पेंसिल ग्लास में रखा है, बट हमें इस तरह तो नहीं दिखता, हमें यहां पे बेंडिंग दिखता है, टूटा हुआ दिखता है पेंसिल। तो वो क्यों दिखता है, उसके पीछे का जो रीजन है वो है रिफ्रैक्शन, और उसे ही हम यहां पे समझने जा रहे हैं। देखो, यहां पे अगेन वही बात आती है कि सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड होते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको एक टॉपिक याद करना पड़ेगा जो हमने पढ़ा हुआ है। वो टॉपिक ये है कि कोई ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आपको पता भी होगा, कोई ऑब्जेक्ट हमें इसलिए दिखता है क्योंकि उससे लाइट रेज निकलती हैं और हमारे आईज में जाती हैं, और आईज में उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है, ठीक है। तो इस पेंसिल का बॉटम पार्ट जो कि पानी के अंदर है, ये हम कैसे देख पाते हैं, इससे मान लो 2 लाइट रेज निकलती हैं, ठीक है। 2 लाइट रेज निकली। अब अगेन ये जब निकली थी तो ये कहां थी, ये थी वाटर में, और वाटर के बाद ये आ रही है एयर में, मतलब वाटर से बाहर निकल के एयर में आएंगी। तो यहाँ पे चेंज इन मीडियम है, वाटर से एयर में जा रही है, तो लाइट का बेंडिंग होगा, ठीक है। तो लाइट कुछ इस तरह बेंड हो जाता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो इस पेंसिल को देख रहा है। अब उसके आईज में ये रिफ्रैक्टेड लाइट जा रहा है जो कि यहाँ पे बेंड हो चुका है। तो ये क्या सोचेगा कि ये लाइट रेज अगर बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, तो ये पर्सन ये सोचेगा कि इसको बिल्कुल अगर हम पीछे एक्सटेंड कर देते हैं तो ये जहां पे मीट कर रही है ऑब्जेक्ट वहीं पे होगा। तो जैसे हमने पीछे एक्सटेंड किया और ये यहां पे मीट कर रही है, तो इसे लगेगा कि पेंसिल का बॉटम पार्ट कहीं यहां पे है, और इसीलिए ये हमें बेंडिंग दिखता है। क्योंकि अगर पेंसिल का बॉटम पार्ट अगर ये यहां पे एज्यूम कर रहा है तो पेंसिल तो यहां पे बेंड हो गया ना। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। ये सिंपल रिफ्रैक्शन का केस था जिसके कारण ये बेंडिंग दिखता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या आता है, एन ऑब्जेक्ट अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज। मान लो ये पूरा वाटर है और इसमें कोई मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। हम जब ऊपर से देखेंगे तो हमें हल्का सा उठा हुआ दिखेगा। इसका भी रीजन है, ये ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमें क्या करना होगा, इससे लाइट रेज निकलेंगी और आईज में जाएंगी। ये पहले वाटर में थे बट ये ऊपर एयर में जा रहे हैं। ये वाटर है, ये ऊपर एयर है, तो अगेन चेंज इन मीडियम है तो रिफ्रैक्शन होगा। ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो अब मान लो कोई एक आदमी है जो ये दोनों लाइट रेज को देख रहा है, तो देखने के लिए वो आदमी इन दोनों लाइट रेज को एक्सटेंड करेगा पीछे की तरफ। उसे तो यही लगेगा ना कि लाइट रेज यहां कहीं पीछे से आ रही है, तो ये यहां पे मीट कर जाते, तो उस आदमी को ये लगेगा कि वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहां पे, बट ये तो यहां पे उसको इल्यूजन लग रहा है ना। एक्चुअली तो ये ऑब्जेक्ट बहुत नीचे है बट इसको हल्का सा रेज्ड लग रहा है। सो आई होप ये सेकेंड एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया। थर्ड है, अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। ये भी सेम वही एग्जांपल है कि लाइट रेज निकलती हैं, बेंड हो जाती हैं, और जो भी इंसान उसको देख रहा है उसको तो यही लगेगा कि वो लाइट रे बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ में आ। तो जब भी वो लाइट रे पीछे की तरफ एक्सटेंड करता है तो उसे वो हल्का सा लेस डीप लगता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट रेज हल्का सा ऊपर ही मीट कर जाती है, जैसे इस केस में हुआ है। और फोर्थ, द स्टार अपीयर टू बी ट्विंकल ऑन अ क्लियर नाइट। इसका भी सेम वही एग्जांपल है। स्टार से लाइट रेज आती है और हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स हैं, तो बहुत सारे लेयर्स है तो हर लेयर में हल्का रिफ्लेक्शन होते रहता है और फिर हमारे आईज में आती है, तो इसके वजह से वो हमारा ट्विंकलिंग स्टार दिखता है। तो आई होप ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे और बहुत इजी लगा होगा। मैंने आपको फिगर भी दिखाया और खुद से समझा भी दिया है।
तो ये था हमारा पूरा टॉपिक रिफ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में। आई होप इस पूरे टॉपिक में आपको बहुत मजा आया होगा, सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। सारी चीजों को हमने बहुत ही अच्छे से समझा, किसी चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं किया, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा होगा आपको। इंट्रोडक्शन से लेके जितने भी केसेस थे, ये हमने इफेक्ट्स पढ़े, ये सारी चीजें, मीडियम कितने टाइप्स के होते हैं, वो सभी चीजें आपको समझ में आ गए होंगे। अगर सब कुछ समझ में आ गया, वीडियो में मजा आया और इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस तरह रिफ्लेक्शन के लॉस थे, तो रिफ्रैक्शन के भी लॉज हैं, तो उन लॉस को पढ़ेंगे। एंड एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसे भी हम पढ़ेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।